नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर के अंदर, एक वीडियो के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर आज जो हम समझने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? बिकॉज आप सभी लोगों को पता है कि भाई अकाउंट्स जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसके अंदर जो एक बेस होता है, जो एक नींव होती है, वो किस तरीके से तैयार करी जाती है, या तो आप बोल सकते हो कि आपका बेसिक जो है वो किस तरीके से तैयार करा जाता है। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे समझा था कि भाई अकाउंट्स क्या है, उसके अंदर कौन से टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, अकाउंट्स किस तरीके से तैयार करा जाता है और अकाउंट्स की डेफिनेशन किसने दी है, मीनिंग क्या है। तो हमने उसको थोड़ा एक ओवरव्यू लिया था। अब आज का जो एक पर्टिकुलर लेक्चर है, ये पर्टिकुलर जो वीडियो है, यहाँ पर हम लोग ये समझने वाले हैं कि अकाउंट्स के अंदर कितनी टर्मिनोलॉजीज है। अब टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है? जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं एक चीज़ को लिखने के लिए। जब कभी भी आप अकाउंट्स बनाओगे तब आप लोगों को वहाँ पे पता चलेगा कि भाई बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम हैं कि भाई ये नाम का यूज़ क्यों होता है, ये नाम किस तरीके से बनाया गया, ये नाम यहाँ पर ही क्यों आता है। तो उसी सारी चीज़ों को हम लोग आज यहाँ पे समझने वाले हैं कि भाई वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो उसके अंदर क्यों आती है, वो पर्टिकुलर एरिया पे क्यों आती है, और हम इसके अंदर यहाँ पे डिटेल में ये सारी चीज़ों को समझने वाले हैं, जिसके लिए टोटल यहाँ पे 3 वीडियो भी बन सकते हैं, 4 वीडियो भी बन सकते हैं। तो आप इन सारे पूरे वीडियोस को देखिएगा, जब जाके आप लोगों को पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अकाउंट्स की सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाएगी कि भाई अकाउंट्स के अंदर कितनी टर्मिनोलॉजीज है और किस तरीके से अकाउंट्स के अंदर कहाँ पे कौन सी चीज़ लिखी जाती है। तो यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना डायरेक्टली अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं कि सबसे पहला जो टर्म है, इट्स एन बैलेंस शीट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ ड्रॉ करके कुछ तरीके से एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। पहला है हमारा बैलेंस शीट। अब देखो, बैलेंस शीट को इस तरीके से भी लिखा जाता है BS, बट इट्स नॉट एन प्रॉपर प्रैक्टिस टू राइट अ BS इन योर एग्जामिनेशन टू। सो मेक श्योर दैट कि आप वहाँ पे हमेशा क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट का ही वर्ड यूज़ करोगे। अब बैलेंस शीट जो है ना, ये आप बोल सकते हो कि इट इज़ एन हार्ट ऑफ द कंपनी। अब अगर इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो समझ लो कि भाई आपकी पूरी कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करता हूँ एज ए ह्यूमन बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर भी एक हार्ट ही जो चीज़ है जो आपकी पूरी बॉडी को एक अच्छे तरीके से मैनेज करता है। अगर उसके अंदर वहाँ पे कुछ छोटा सा भी ब्लॉकेज आता है ना, तब आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ पता है कि भाई एक छोटी सी वहाँ पर हार्ट की एक नस भी अगर ब्लॉक हो गई ना, तो आप ऊपर से नीचे हो जाते हो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। सो इसी तरीके से यहाँ पर बिजनेस के अंदर भी है। बैलेंस शीट जो है वो बिजनेस का एक पूरा का पूरा हार्ट है। अब इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है बैलेंस शीट के अंदर। अब बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं, सबसे पहले तो आज हम लोग वही समझने वाले। क्यों? बिकॉज की बैलेंस शीट ही एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी का एक रियल जो भी उन लोगों का पिक्चर है वो वहाँ पे वो लोग बताते हैं। तो यहाँ पर अगर कंपनी का रियल पिक्चर बैलेंस शीट ही बताती है तो क्यों ना हम लोग बैलेंस शीट को ही समझे सबसे पहले। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आप लोगों को बात करता हूँ कि भाई बैलेंस शीट का जो टर्मिनोलॉजीज है, बैलेंस शीट है वो किस तरीके से प्रिपेयर करी जाती है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट को जब कभी भी आपको प्रिपेयर करना होता है तो बैलेंस शीट 2 तरीके से प्रिपेयर होती है। अगर आप लोग प्रीवियस मेथोडोलॉजी को देखेंगे तब आप लोगों को आइडिया आएगा। पहले जो थी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट होती थी, जिसको हम लोग बोलते हैं टी शेप बैलेंस शीट। एक साइड यहाँ पर हमारी होती है लायबिलिटीज़ और एक साइड हमारी यहाँ पर होती है सारी की सारी असेट्स। असेट्स वर्ड सुनते ही सभी लोगों को एक अच्छी सी फीलिंग्स आती है, बिकॉज क्यों, असेट्स जो होती है ना वो बिजनेस की सबसे बड़ी चीज़ होती है और असेट्स के बेस पर ही आप पूरी की पूरी बिजनेस के अंदर रन करते हो। सारे जितने भी आपके ऑपरेशंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो असेट्स के दम पर ही आप लोग वहाँ पे सारा काम करते हो। तो एक तरफ होती है हमारी लायबिलिटी, एक तरफ होती है हमारी असेट्स। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, कुछ ना कुछ चीज़ों का बाइफर्केशन तो होगा। तो वही चीज़ को हम लोगों को आज समझना है, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। अब बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बात करता हूँ कि बैलेंस शीट के अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजीज आती है और क्या चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना, बैलेंस शीट इज़ अ वन ऑफ द 2 मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया, बैलेंस शीट जो है ना ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब ये जो भी हमारा स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जितने भी स्टेटमेंट बनते हैं उन सब में से अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कितने स्टेटमेंट बनते हैं, तो यहाँ पर टोटल 3 स्टेटमेंट बनते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बैलेंस शीट, दूसरा हमारा होता है इनकम स्टेटमेंट, फर्स्ट हमारा होता है यहाँ पे कैश फ्लो। यानी कि ये 3 हमारे कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ये 3 तरीके के स्टेटमेंट जो होते हैं वो बिजनेस के अंदर बनाए जाते हैं।
हैं। और इन तीनों में से जो बैलेंस शीट है इट इज़ एन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि भाई प्रोड्यूस्ड बाय द अकाउंटेंट्स, और आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि भाई बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आती है उसको किस तरीके से लिखा जाता है और वहाँ पर उसको किस तरीके से ट्रीट करा जाता है बैलेंस शीट के अंदर। सबसे पहला टर्मिनोलॉजीज है हमारा यहाँ पर अकाउंट पेएबल। अब देखो अकाउंट पेएबल वर्ड सुन के ही आप लोगों को कुछ चीज़ दिमाग में आ जाती है कि भाई पेएबल यानी कि मुझे पे करना रहेगा। अब यहाँ पर अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स पेएबल मतलब क्या होता है? अब अकाउंट्स पेएबल मतलब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक डायरेक्टली बताता हूँ। अकाउंट्स पेएबल मतलब होता है हमारा क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है कि जिनसे हम लोगों ने क्रेडिट पे या तो आप बोल सकते हो उधार पे सामान खरीदा है। तो यानी कि हमेशा ध्यान रखो कि आप जिनसे भी कोई भी चीज़ उधार में खरीदते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। और उसको कहाँ पे लिखा जाता है? बैलेंस शीट के अंदर अकाउंट्स पेएबल में। अब अकाउंट्स पेएबल इंक्लूड ऑल दैट एक्सपेंसेस दैट आर बिजनेस हैज़ इनकर्ड हैज़ नॉट येट पेड। देखो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर उन लोगों ने पहले ही बता दिया है कि भाई अकाउंट्स पेएबल मतलब क्या है कि भाई ऐसे एक्सपेंसेस बिजनेस जो करती है या कर रही है जिसको उन लोगों ने अभी पे करा नहीं है। तो अगर ऐसे कोई एक्सपेंसेस है जो अभी पेड नहीं हुए हैं उसका मतलब क्या है कि वो हमारे क्या होंगे? अकाउंट्स पेएबल होंगे। दिस रिकॉर्ड्स एज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। देखो यहाँ पर वापस से दिस इज एन लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑन द बैलेंस शीट एज इट्स एन डेट ओन बाय द कंपनी इटसेल्फ। अब यहाँ पे ध्यान रखना जो मैंने आप लोगों को पहले समझा रहा हूँ वही सारी चीज़ यहाँ पर इन लोगों ने लिखी हुई है। तो वही चीज़ को मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन आफ्टर अपने इसको नीचे जो सेंटेंस लिखे उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा अकाउंट रिसीवेबल। अब देखो पहले क्या था हमारा? पेएबल। अब क्या है हमारा? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मतलब होता है हमारे डेटर्स, और डेटर्स यहाँ पे हमारे क्या होते हैं भाई? जिन लोगों को हमने क्रेडिट में क्या किया है? सेल किया है। अगर क्रेडिट में मैं किसी को भी सेल करूंगा इसका मतलब क्या होता है? मेरे डेटर्स होते हैं। और डेटर्स जितने भी होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। मतलब कि जिन लोगों से पैसा मुझे लेना है। अब ये भी हो सकता है या तो फिर यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल भी हो सकते हैं। कोई भी चीज़ मतलब कि मुझे किसी से लेनी है इट इज़ कंसीडर्ड एज एन अकाउंट रिसीवेबल। तो अब यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूड्स ऑल रेवेन्यू सेल्स दैट हैज कंपनी बिन प्रोवाइडेड बट येट नॉट कलेक्टेड द पेमेंट ऑन दैट। मतलब कि सेल मैंने कर दिया है बट पेमेंट मैंने अभी तक लिया नहीं है, उसको वहाँ पर क्या कहा जाता है? हमारा अकाउंट रिसीवेबल। बहुत सारी कंपनीज है जो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट्स पेएबल इन्हीं दोनों के बीच में वहाँ पे स्ट्रगल करते रहते हैं। दिस अकाउंट्स ऑन अ बैलेंस शीट रिकॉर्ड्स, ये जो चीज़ है ये कहाँ पे लिखी जाती है? बैलेंस शीट रिकॉर्ड्स के अंदर लिखी जाती है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉर्डेड एज एन असेट्स। यहाँ पे ध्यान रखना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? कि ये जो है ये हमारी असेट्स है। क्यों? बिकॉज कि ये क्या होगा? शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म में ये जो पर्टिकुलर है वो किस में कन्वर्ट होने वाली है? कैश में कन्वर्ट होने वाली है वहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखो कि अकाउंट रिसीवेबल मतलब क्या है? ये हमारा कैश कन्वर्जन करेगा हमारा, और अकाउंट पेएबल क्या है हमारा? वहाँ पर हमको कैश पेमेंट करना रहेगा। तो दो टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर तो अकर्ड एक्सपेंसेस। देखो अकर्ड एक्सपेंसेस भी यहाँ पर हमारे बैलेंस शीट के अंदर ही ये आते हैं। एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट हैज नॉट पेड इज डिस्कस्ड बाय द टर्म अकर्ड। अब देखो अकर्ड यानी यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है, अभी यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस का। अब रिलायंस ने ये कह दिया कि बोले कि भाई मैं इन द ईयर 2024 एंड 25 आई एम गोइंग टू गिव अ डिविडेंड ऑफ 2% ऑन ईच शेयर्स। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? रिलायंस ने 2024-25 के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया है कि भाई मैं आप लोगों को वहाँ पे 2% डिविडेंड देने वाला हूँ। अब 2% डिविडेंड ये किसी भी टर्मिनोलॉजीज में हो सकता है, या तो फिर यहाँ पर ये क्या हो सकता है? रुपीज़ में भी हो सकता है कि भाई ₹10 ऑन ईच शेयर। अब यहाँ पर अगर ईच शेयर्स की बात करी गई तो आपके पास जितने भी शेयर्स होंगे आपको उसके ऊपर यहाँ पर क्या है? डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस को कंपनी क्या बोलती है? अकर्ड एक्सपेंसेस। यानी कि यहाँ पर क्या है कि एक्सपेंसेस दैट हैज बीन इनकर्ड,
एक्सपेंस जो है वो क्या हो चुका है, इनकर्ड हो चुका है, मैंने ये डिक्लेयर कर दिया है, बट अभी तक मैंने ये पे करा नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, अकर्ड एक्सपेंसेस। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 4 को जो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया था, सो पॉइंट नंबर 4 के अंदर यहाँ पर क्या बोला गया हम लोगों को, असेट्स। अब देखो दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज बैलेंस शीट के अंदर असेट्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एनीथिंग द कंपनी ओन्स दैट एज एन मॉनेटरी वैल्यू, जितनी भी चीज़ें कंपनी के पास है वो सारी की सारी एक मॉनेटरी वैल्यू को जस्टिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देके समझाता हूँ तो एक हमारा सबसे बड़ी चीज़ लिखी जाती है जो हम लोग हमेशा लिखेंगे ही लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ये 2 वर्ड से आप लोग हमेशा वाकिफ रहोगे ही रहोगे। क्यों? बिकॉज कि ये 2 वर्ड आते ही रहेंगे कहीं ना कहीं, अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तब। तो ये 2 चीज़ हमेशा कंपनी के पास होती है एंड दैट हैज़ एन मॉनेटरी वैल्यू। देयर आर अ लिस्टेड इन एन ऑर्डर ऑफ एन लिक्विडिटी, हमेशा ध्यान रखना, लिक्विडिटी फॉर कैश द मोस्ट लिक्विड ऑफ एन लैंड लिस्ट लिक्विडिटी। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि हमेशा बैलेंस शीट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी लिखी गई है कि जिसकी लिक्विडिटी जो है, या तो आप बोल सकते हो कुछ असेट्स ऐसी है कि जिसकी लिक्विडिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। लिक्विडिटी क्या है उसकी बहुत ज़्यादा हाई है, और कुछ की लिक्विडिटी क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो है। अब यहाँ पर हाई लिक्विडिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे यहाँ पर हो गए डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये बहुत जल्दी से लिक्विड हो सकते हैं। लिक्विड होने का मतलब यानी यहाँ पर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी को क्रेडिट में सेल किया हुआ है तो सीधी सी बात है उसको मुझे पैसा देना पड़ेगा, बराबर। तो मैं जब उससे चाहूँ तब मैं उससे मांग सकता हूँ और वो मुझे वहाँ पर पैसा देगा, तो उसकी लिक्विडिटी क्या हो गई यहाँ पर, हाई हो गई। अब लो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग ये इस तरीके से है कि अगर मैं चाहूँ, भाई मैं मार्केट में लेके निकला कि भाई मुझे ये लैंड एंड बिल्डिंग बेचनी है, ये लैंड एंड बिल्डिंग बेचनी, बट जिसको ज़रूरत होगी ना ये वही परचेस करेगा, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि भाई इसकी लिक्विडिटी क्या है, लो है। बट हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, भले इसकी लिक्विडिटी कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन ये हमारे पास है, यही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसीलिए यहाँ पर असेट्स के अंदर कहा गया है कि भाई कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ही जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है और कुछ चीज़ें जो है वो उसको थोड़ा सा समय लगता है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने में। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पॉइंट नंबर 5 की, तो जो हम लोग समझ रहे हैं वही बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट इसको क्या कहा जाता है, बैलेंस शीट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले तो हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट का जब कभी भी आपको मीनिंग पूछा जाता है तो आपको वहाँ पर यही लिखना है कि भाई बैलेंस शीट जो है ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट रिपोर्ट्स on all the company's assets, liability, equity as suggested by the name as a balance sheet able to action assets equals to liability plus equity। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि बैलेंस शीट जो है ना उसके अंदर वहाँ पे हमेशा 2 चीज़ें आती है। वैसे तो 3 चीज़ें लिखी जाती है बट 2 चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हेडिंग के अंदर लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले होती है हमारी असेट्स, दूसरी होती है हमारी लायबिलिटी। अब यहाँ पर उन लोगों ने इसका पर्टिकुलरली फॉर्मूला भी बता दिया है कि भाई असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि असेट्स एक अकेली काफ़ी है कि आपकी लिक्विडिटी या तो आप बोल सकते हो कि आपकी लायबिलिटी और इक्विटी को संभालने के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाता है कि ए इक्वल्स टू एल प्लस ई। और यही चीज़ जो है वो बैलेंस शीट को क्या करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है ओवर देयर ऑल दी स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट नंबर 6 जिसको बोलते हैं हम लोग बुक वैल्यू। अब देखो बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी है और बहुत ज़्यादा विचित्र सा भी है। अब यहाँ पर क्यों बहुत ज़्यादा अलग है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो चीज़ अपन समझने का ट्राई करते हैं कि भाई बैलेंस शीट के अंदर ये जो बुक वैल्यू होती है वो किस तरीके से रोल प्ले करती है। देखो सबसे पहली चीज़, आज जो है 2024 है और जब हमने बिजनेस शुरू किया था वो था हमारा 2021 के अंदर वहाँ पर मैंने एक लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी जिसकी बुक वैल्यू जो है वो कितनी है वहाँ पे 20 लाख रुपीज़। ठीक है, अब मैं बैलेंस शीट के अंदर वहाँ पर 20 लाख रुपीज़ लिखूँगा, क्यों? बिकॉज की बुक वैल्यू इसकी 20 लाख है। बट जब अगर मैं आज इसको चेक करता हूँ मार्केट के अंदर जाके तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी बता रहा है पता है आपको, 30 लाख रुपीज़।
सो इट इज़ एन गुड फॉर द बैलेंस शीट टू राइट बुक वैल्यू? इट्स एन क्वेश्चन फॉर यू. अगर आप लोगों को भी लगता है कि ये चीज़ सही है तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन, आई विल जस्ट रिवर्ट यू ऑन द सेम. अब यहाँ पर 2024 के अंदर इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 30 लाख रुपीज़. तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ये ध्यान रखो कि बैलेंस शीट के अंदर जब कभी भी बुक वैल्यू लिखी जा रही है तो उससे ज़्यादा ही उस पर्टिकुलर असेट्स की वैल्यू वहाँ पर होगी. क्यों? बिकॉज कि जब हमने परचेस करी थी वो हमेशा एप्रिशिएट होती है, ना कि डेप्रीशिएट होना. हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो डेप्रीशिएट होती है समय के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ प्लांट एंड मशीनरी की, या तो कोई और चीज़ें भी ले लेते हैं. बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो एप्रिशिएट होती है, तो हम लोगों को उसको नज़रअंदाज नहीं करना है. उस चीज़ को भी हमको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि भाई एप्रिशिएट भी हो रही है, डेप्रीशिएट भी हो रही है, बट कौन सा रेशियो ज़्यादा है. हमको ऑलवेज रियल फिगर पे बिलीव रखना है. सो एज एन असेट्स इज डेप्रीशिएटेड इट लॉस इट्स पर्टिकुलर वैल्यू. जिस तरीके से उसकी पर्टिकुलर जो वैल्यू है ये यहाँ पर क्या होती जाती है? डेप्रीशिएट करके इसको कम करा जाता है. बट एज पर द टर्म यहाँ पर हमको ये चीज़ करनी पड़ेगी, बट इन अ रियल सिनेरियो इट इज़ नॉट पॉसिबल. आप लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रीशिएशन तो लगाते हो, तो क्या हर साल वो कम होती जाती है? द आंसर इज नो. कभी भी वो कम नहीं हो सकती है. क्यों? बिकॉज कि आज आपने फॉर एग्जांपल 10 एकड़ ज़मीन अगर आपने वहाँ पे परचेज करी है और जब नेक्स्ट ईयर आता है 22 में, तो ये क्या 9 हो जाएगी? नो, आंसर इज नो. वहाँ पर ये 9 हो ही नहीं सकती है, ये 10 ही रहेगी. बट इसकी वैल्यू जो है वो वहाँ पर क्या है? इंक्रीज होती जाएगी. मतलब ये कि इसकी जो पर्टिकुलरली वैल्यू है वो क्या होती जाएगी? एप्रिशिएट होती जाएगी. सो द बुक वैल्यू शोज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एन असेट्स. बुक वैल्यू जो होती है ना वो हमेशा क्या शो करती है? हमारे को ओरिजिनल वैल्यू शो करती है असेट्स की, लेस एन एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन. अब इसमें से हम लोगों को क्या है? वहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन को क्या करना रहेगा? माइनस करना रहेगा. डेप्रीशिएशन के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, किस तरीके से डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करा जाता है वो भी हम लोग आगे आने वाले स्टेटमेंट्स के अंदर समझेंगे. नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो पॉइंट नंबर 7 है हमारा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्यूरियस, इक्विटी. अब ये जो वर्ड है ना ये आप लोगों ने बहुत जगह पे सुना हुआ है. इक्विटी इक्विटी इक्विटी, भाई इतनी इक्विटी आप लोगों के हम लोग परचेज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे. बट ये इक्विटी होता क्या है? इक्विटी डिनोट्स द वैल्यू लेफ्ट ओवर आफ्टर द लाइबिलिटीज. मतलब आपकी लाइबिलिटीज के बाद जितनी वैल्यू बचती है, दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज एन इक्विटी हैज बीन रिमूव्ड. रिकॉल द इक्वेशन एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी. अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, असेट्स इक्वल्स टू क्या होता है? लाइबिलिटी प्लस इक्विटी. और असेट्स में से अगर आप लाइबिलिटी माइनस भी कर दोगे ना, जो वैल्यू आपको मिलेगी इट इज़ योर इक्विटी. इफ़ यू आर टेकन एज एन असेट्स एंड सब्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द लाइबिलिटी, यू लेफ्ट एन इक्विटी विच इज एन प्रपोर्शन ऑफ द कंपनी विच इज ओन्ड बाय द इन्वेस्टर्स एंड द ओनर ऑफ द कंपनी. हमेशा ध्यान रखना हो यहाँ पर कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका इक्वेशन क्या कहता है? ए इक्वल्स टू एल प्लस ई. बट अगर यहाँ पर मैं असेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर दूंगा तो भी मुझे क्या मिल जाएगा? इक्विटी. और इक्विटी कौन ओन करता है? 2 जन ओन करते हैं. सबसे पहला हमारा ओनर, और दूसरा यहाँ पर कौन होगा? जो पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स है वो सारे लोग. तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है? इक्विटी को भी डिफाइन करा गया है. नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करता हूँ मैं, तो इन्वेंट्री, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और बहुत ही शानदार चीज़. इन्वेंट्री यहाँ पर क्या प्ले करती है? इन्वेंट्री हमको क्या बताती है? इन्वेंट्री इज अ टर्म यूज फॉर क्लासिफाइंग द असेट्स दैट अ कंपनी हैज परचेज टू सेल इट्स टू द कस्टमर दैट रिमेन अनसोल्ड. अब यहाँ पे ध्यान रखना, इन्वेंट्री यानी कि यहाँ पर एक अलग चीज़ है और जो आप लोग असेट्स देखते हैं वो थोड़ी सी एक अलग चीज़ है. इन्वेंट्री इट इज एन बेसिकली द थिंग विच इज परचेज्ड बाय द बिजनेस ओनर टू सेल टू इट्स कस्टमर. हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है कि भाई बिजनेस ओनर जो है वो क्या करेगा? सेल करेगा. किसको सेल करेगा? अपने कस्टमर को. जो सेल करने के लिए वो जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसको बोला जाता है इन्वेंट्री. और यहाँ पर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? स्टॉक. तो जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, वो दोनों एक ही चीज़ है. जो कंपनी क्या करती है? कस्टमर को बेचने के लिए अपने पास रख के रखती है. बट ऑल्सो इट इज सेइंग दैट देयर इज एन आइटम विच आर सोल्ड टू द कस्टमर एंड द इन्वेंट्री अकाउंट विल बी लोअर. अब यहाँ पर जैसे जैसे आपका स्टॉक कम होता जाएगा, सोल्ड होता जाएगा, उस तरीके से क्या है? आपका इन्वेंट्री अकाउंट भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. तो इन्वेंट्री का जो पर्टिकुलर साइकिल है वो चलता ही रहता है. परचेज सेल का जो साइकिल है वो पर्टिकुलर चलता ही वहाँ पे रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्टॉक भी कहा जाता है.
अब यहाँ पर अगर मैं पॉइंट नंबर 9 की बात करता हूँ बैलेंस शीट के अंदर ही, तो यहाँ पर ये है हमारा लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी सुनने में ही थोड़ा सा दर्द देता है, क्यों? बिकॉज कि ये लायबिलिटी है, इसीलिए। ऑल डेट अ कंपनी दैट येट नॉट बी पेड आर रिफर्ड एज एन लायबिलिटी। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि कंपनी ने अभी तक जितने भी डेट पे नहीं किए, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज एन लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा लायबिलिटी जो है ना वो थोड़ा सा दर्द देता है, क्यों? बिकॉज कि वो पेमेंट करने की बात कर रहा है, इसीलिए। कॉमन लायबिलिटी इंक्लूड्स अकाउंट पेबल, पेरोल एंड दी लोन्स। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि लायबिलिटी सबसे बड़ी चीज क्या इन्वॉल्व करता है अपने अंदर। सबसे पहला अकाउंट पेबल्स को इन्वॉल्व करता है, पेरोल्स को वो इन्वॉल्व करता है एंड लोन को वो यहाँ पर इन्वॉल्व करता है। तो ये तीन चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी है, उस चीज़ को ये क्या करता है अपने साथ इन्वॉल्व करके रखता है। सो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जाता है कि भाई जो बैलेंस शीट है उसके अंदर टोटल 9 टर्मिनोलॉजीज है। ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू दिए हैं। दिस ऑल आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ एन बैलेंस शीट। सो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, और भी जो भी हमारे टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर और टर्मिनोलॉजीज भी है। इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टर्मिनोलॉजीज, वो हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग इनकम स्टेटमेंट के टर्मिनोलॉजीज है उसको वहां पे समझेंगे। उसके अंदर और कौन से टर्मिनोलॉजीज आ सकते हैं, उसको किस तरीके से बिजनेस के अंदर आप लोग ट्रीट करते हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए शेयर, जिससे क्या है कि आपके फ्रेंड्स को भी वहां पर ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपका भी वहां पर फायदा हो सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।